हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस का 8th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने क्लास 8 साइंस का 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्लीट किया था। उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को हमने एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस किया था। सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। इनफैक्ट हमने सभी इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी कर लिया है डिस्कस, यानी कि 7th चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। तो अब फाइनली बारी आती है न्यू चैप्टर यानी कि 8th चैप्टर को स्टार्ट करने की। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंडर हमें कवर करने हैं। तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को हो गया होगा क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर की सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की। तो देखा जाए तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा डिस्कवरी ऑफ सेल का। देखा जाए तो सेल को बोला जाता है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप बोलोगे कि मैम इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे सामने एक ऑर्गेनिज्म है और वो कैसा है, लिविंग स्टेट में है, यानी कि वो जिंदा है, तो वो जिंदा क्यों है? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है क्या? सेल। अब आप बोलोगे कि मैम ये सेल ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जिंदा है या लिविंग स्टेट में है? तो पूरा काम जो है ना, पूरा खेल सेल का ही होता है। सबसे पहली बात तो ये सेल क्या करते हैं, ये सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसीलिए सेल को हम बोलते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। ये एक ऐसी यूनिट है, सेल ये एक ऐसी यूनिट है, ये एक ऐसी इकाई है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाती है। ना सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाती है, इनफैक्ट एक सेल वो सभी फंक्शंस, वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी प्रोसेसेस परफॉर्म करता है जिसके कारण या वो एक्टिविटीज एसेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं जिंदा रहने के लिए। इसका मतलब ये कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो वो जिंदा क्यों है? क्योंकि जिंदा रहने के लिए जो भी एसेंशियली रिक्वायर्ड एक्टिविटीज होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने वाला कौन है? उनको परफॉर्म करने वाला है हमारा सेल। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पूरे स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आया कि हम क्यों सेल को बोल रहे हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है, उसके स्ट्रक्चर को बनाता है, और उसको जिंदा रखने के लिए जो भी कंडीशंस, जो भी एक्टिविटीज़ चाहिए हैं, जो भी प्रोसेसेस चाहिए हैं, वो सभी प्रोसेसेस, वो सभी फंक्शंस वो परफॉर्म करके देता है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। समझ में आई बात? तो आज के बेसिकली इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में हम जितना हो सकेगा उतना सेल के बारे में समझेंगे कि आखिर ये सेल है क्या, ठीक है, और कैसे सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लाइफ की। खैर वो तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का वो होगा डिस्कवरी ऑफ सेल। भाई जैसे कि मैंने आपको क्लास 8 में आकर के बताया है कि हाँ, सेल नाम की भी कोई यूनिट होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मुझे किसने बताया? मुझे मेरे टीचर ने बताया होगा। मेरे टीचर को किसने बताया? उनके टीचर ने बताया होगा। तो मुद्दा ये है कि आखिर इस सेल को सबसे पहले आकर किसने डिस्कवर किया, किसने आकर के बताया कि सुनो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? सेल है, जिसके कारण ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है। किसने आकर के बताया था? वो हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक में, डिस्कवरी ऑफ सेल में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ने हैं हमको हमारे इस चैप्टर में? सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल वॉल की। देखा जाए तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल है, ये दोनों ही सेल की प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो उसको बचाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? उसको जाकर के आप किसी चीज़ से कवर कर दो। अगर आपको अपनी नोटबुक्स को बचाना है ना, आपके पास जो आपकी एक बुक है
वो आपको पूरे सेशन यूज़ करनी होती है, पूरे साल यूज़ करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका जो पेपर है, उसका जो कवर है वो फट जाए, है ना, उसके ऊपर कुछ गिर जाए तेल वेल। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसको हमको साल भर यूज़ करना है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक ब्राउन कवर चढ़ा देते हैं, और कभी कभी तो हम एक जिलेटिन भी लगा देते हैं उस कवर के ऊपर, ताकि क्या हो, हमारी वो जो बुक है वो प्रोटेक्टेड रहे और पूरे साल हमारा साथ दे। तो किसी भी चीज़ को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उसको कवर कर दो। तो अगर सेल को आपको बचाना है ना, प्रोटेक्ट करना है, तो क्या करो, उसको कवर कर दो। कैसे कवर कर दो? सेल मेम्ब्रेन से या सेल वॉल से। ठीक है, चल फिर इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कर क्या रहे हैं। इसके अलावा बेसिकली सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो सेल के अंदर के कंटेंट को। सेल के अंदर क्या है? तो सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा कई और छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेल, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी आपको क्या पढ़ना है? क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है क्या? न्यूक्लियस। मतलब कि साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं क्या? हमारे सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं। क्लास 9th में जाकर के आप एकदम डिटेल में पढ़ोगे। इसी चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना है कहाँ? क्लास 9th में। तो क्लास 9th में ऑब्वियस सी बात है एडवांस लेवल का होगा, तो एडवांस लेवल आप तभी पढ़ पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम एकदम बेसिक्स को क्लियर करते हुए कवर करेंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, बहुत सारे होते हैं। लेकिन क्लास 8 साइंस के सिलेबस में आपको केवल 3 ही पढ़ने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी कौन सा? केवल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में एक बार हम सेल की डिस्कवरी पढ़ लेंगे, सेल के कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में हम सेल के टाइप्स की बात करेंगे कि भाई मैंने आपको बताया कि आपको अपने आसपास जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले मैं सेल की बनी हूँ या आप सेल के बने हो या आपके पड़ोसी सेल के बने हो। सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, एक छोटी सी मक्खी हो, चाहे वो एक बड़ा सा एलिफेंट हो, जिराफ हो, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बोला जाता है कि प्लांट जिन सेल्स के बने हैं उनको हम प्लांट सेल्स बोलते हैं, एनिमल्स जिन सेल्स के बने हैं उनको हम बोलेंगे एनिमल सेल्स। तो इस टॉपिक में हमें ये पता करना होगा कि कैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में मतलब क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे प्लांट सेल अलग है एनिमल सेल से। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर एक और टाइप आता है हमारे सेल्स का। टाइप क्या? एक और क्लासिफिकेशन आता है हमारे सेल्स का, जो कि है क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये है, देखो कैरियोटिक वर्ड आया है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो हमारे वो वाले सेल्स जिनके पास पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, पुराने जमाने का न्यूक्लियस है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक वर्ड आया है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है क्या? न्यूक्लियस। तो हमारे वो वाले सेल्स जिनके पास हम बोलते हैं कि सच्चा टाइप का न्यूक्लियस हो या ट्रू न्यूक्लियस हो, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो ये तो मैंने आपको एक बहुत ही जनरल आइडिया दे दिया है कि व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। अच्छा, अब जरा आप मुझे ये बताओ कि एक ह्यूमन बेबी जो है, छोटा सा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, उसका साइज तो बिल्कुल इतना सा होता है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो जो बेबी है वो लिविंग है, तो उसके अंदर सेल्स तो होंगे ही। फिर इसके बाद में ये बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है ना, 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा, फिर टॉडलर हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे इसकी एज बढ़ती जाएगी। तो एज बढ़ेगी तो बॉडी का साइज भी बढ़ेगा, है ना, लंबा हो जाएगा बच्चा थोड़ा सा, हम बोलते हैं कि उसका वजन भी बढ़ेगा। तो अगर मैंने बोला कि जिस समय वो पैदा हुआ था, जब वो न्यू बॉर्न बेबी था, उसकी बॉडी में, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, उसकी बॉडी में कितने सेल्स थे? 100 सेल्स थे। तो जब वो बेबी ग्रो कर गया है किस में? एक सपोज 10 साल के बच्चे में, तो जब वो 10 साल का बच्चा बन चुका है, तो क्या उस 10 साल के बच्चे की एज में अभी भी उसकी बॉडी में क्या सिर्फ 100 सेल्स ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं।
नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जन्म के समय 100 सेल थे और जब बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी ग्रोथ होने लगी, तो यही 100 सेल्स रहेंगे हमेशा और ये 100 सेल्स क्या होते जाएंगे, लंबे होते जाएंगे और लंबे होते 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 बहुत लंबे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हो रही है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी दूसरा एनिमल हो, तो नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वेराइटी शो करते हैं इन नंबर, मतलब सेल के नंबर्स में। जैसे कि अगर हम एक मक्खी से कंपैरिजन करें किसका, अपने आप से, तो मक्खी तो इतनी छोटी सी होती है ना, तो उसकी बॉडी में तो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो बहुत वैरायटी आपको दिखाई देती है सेल नंबर की, ना सिर्फ सेल नंबर की, सेल शेप की और सेल साइज की। अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस के भी हमारे पास सेल्स होते हैं। कैसे होंगे, क्या होंगे, ये हम पढ़ेंगे अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो गया क्या, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली यहाँ पे इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये हो जाएगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप किसी चीज को अरेंज कर रहे हो। मैंने आपको बोला कि हमारे पास फेफड़े हैं, लंग्स हैं, ये क्या है, ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन किसका बना है, तो आप बोलोगे कि मैम ये बना होगा टिश्यूज का। अब मैं आपसे बोलूंगी कि टिश्यूज क्या चीज है, तो आप बोलोगे कि मैम टिश्यूज मतलब कि सेल्स का ग्रुप। इसका मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। ये सेल्स करते क्या हैं, एक जैसे सेल हम बोलते हैं कि आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद बनाते हैं क्या, टिश्यू। ये जो टिश्यू बनता है ये क्या करता है, एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी काम को करने में वो स्पेशलाइज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए सेल क्या करता है, सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हमारी बॉडी में जो इतने सारे सेल्स हैं वो भी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। रेस्पिरेशन वो कर लें, डाइजेशन वो कर लें, एक्सक्रीशन भी वो कर लें। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे बॉडी में और सभी सेल सारे काम करेंगे तो काफ़ी हौश पौश नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करा जाता है कि कुछ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि सुनो आज के बाद आप ये काम करना। तो उनको एक पर्टिकुलर काम करने में जो ना स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। फिर वो टिश्यूज, वो जो ग्रुप बनाया ना अपने सेल्स का, उसको आप बोलते हो टिश्यूज। कई सारे टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे और डिटेल में कहाँ, अपने इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में सभी टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो बचेगा क्या, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और इन टेक्स्ट एक्टिविटीज भी हम कर लेंगे सॉल्व। तो कुछ इस तरीके से हम अपने इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, गूगल पे जाकर के हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को खोलोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज। इस पेज पे लिखा होगा द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जहाँ पे आपको क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। सपोज आपको क्लास 8 का साइंस देखना है तो आप क्या करोगे, उसको क्लिक करोगे, आपके सामने आ जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर वाइज, मतलब सभी चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो एक सीक्वेंस में मिलेंगे। वो सपोज आपको चैप्टर 1 देखना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसके कितने लेक्चर्स हैं, 14 लेक्चर्स हैं। आपको ये चैप्टर शुरुआत से देखना है, आपने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है, जो फर्स्ट सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन वाला, वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको देखने के बाद में आप पूरा का पूरा चैप्टर कुछ इसी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com की। तो अब हम मिलेंगे कब, अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करने वाले हो, इसी वेबसाइट को विजिट कर लेना, ठीक है। एंड टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज डिस्कवरी ऑफ अ सेल। अब इससे पहले कि हम सेल के स्ट्रक्चर को समझें या उसके फंक्शंस को समझें, सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले किसने आकर के सेल को डिस्कवर किया। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम आज के हमारे इस लेक्चर में।
तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे सेल के डिस्कवरी के ऊपर। अब अगर आपको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको एक बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट समझाया था। क्या पढ़ा था हमने बायोडाइवर्सिटी में? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना बहुत बड़ी वैरायटी होती है। हमारे पास अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये जो आपको वाइड वैरायटी दिखाई देती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसी को हम बोल देते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। हमारे पास कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधे जिनसे हम फ्लावर्स को, फूलों को ऑब्टेन कर सकते हैं और उनको हम यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास रोज प्लांट होता है, हमारे पास सनफ्लावर का पौधा होता है, हमारे पास मैरीगोल्ड प्लांट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके हम वेजिटेबल्स को एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल टमाटो प्लांट है या ब्रिंजल यानी कि भट्टे का एक पौधा है। हमारे पास ट्रीज़ भी होते हैं और उन ट्रीज़ के हम फ्रूट्स एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री के कोकोनट हम एंजॉय करते हैं। बनाना ट्री है, मैंगो ट्री है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कई सारी वेराइटीज़ होती हैं प्लांट्स एंड ट्रीज़ की। और यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि ऑल ऑफ अस हैव सीन द प्लांट्स लाइक रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैबेज, मशरूम, मैंगो ट्री, ओक ट्री, कोकोनट ट्री, बनाना ट्री, फर्न्स एंड मैनी अदर्स। अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, उस गार्डन को जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। अब सिमिलरली हम बात करते हैं एनिमल्स की भी। तो हमारे पास एनिमल्स की भी कई सारी वेराइटीज़ होती है, बहुत बड़ी वेराइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स तो हमको हमारे घर में ही दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि हमारे घर में एक पेट डॉग या एक पेट कैट होती है। इसके अलावा कुछ लोग अपने घर में गाय, भैंसे वगैरह भी पालते हैं, तो वो भी क्या हो गई? एक अलग वैरायटी हो गई। हमारे घर में कभी कभी छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं, तो इंसेक्ट्स क्या हो गई? एक दूसरी वैरायटी हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और हमारे घर में मक्खी और मच्छर तो आते ही हैं, तो मस्किटोज़ और हाउस फ्लाइज भी क्या हो गए? एक अलग वैरायटी हो गई। अगर आपके घर में एक छोटा सा गार्डन है, उसमें मिट्टी है, तो आपने देखा होगा कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो उस मिट्टी में से जो केचुए हैं, जो अर्थवर्म है, वो बाहर निकल करके आ जाते हैं। तो अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें जो है ना जंगलों में दिखाई देते हैं, यानी कि वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एलिफेंट्स हो गए, लॉयन हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि हमको जंगलों में दिखाई देते हैं। हमको बहुत सारे एनिमल्स घर में भी दिखाई देते हैं, घर के बाहर हमको चिड़िया दिखाई देती हैं, है ना, हमको फिशेस दिखाई देती हैं पानी में, स्क्विरल यानी कि गिलहरी वगैरह भी दिखाई देती है। तो आप जहाँ नज़र दौड़ाओगे वहाँ पर आपको एनिमल की कोई ना कोई वेराइटी तो दिखाई दे ही जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है कि वी ऑल नो द एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, मैन भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। काऊ, हॉर्स, कैमल, लॉयन, एलिफेंट, मस्किटो, हाउस फ्लाई, स्पैरो, फिशेस, बटरफ्लाई, सी एनिमल, सेंटीपीड, स्पाइडर, ग्रास हॉपर एंड मेनी अदर्स। फिर इनके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भाई ये सब तो फिर भी हमको दिखाई दे जाते हैं नेकेड आई से, लेकिन हम जब बात करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनको कि हम मतलब बेसिकली वो इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमको स्पेशल माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तो है, जिसमें कि बैक्टीरिया आता है, फंगस आता है, प्रोटोजोआंस आते हैं। ये सब क्या है? ये सब भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो कंक्लूजन हम ये निकाल लेते हैं कि आप जहाँ नज़र दौड़ाओगे वहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई वैरायटी तो दिख ही जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन? तो एक हाउस फ्लाई का एक एलिफेंट के साथ। अब आप बोलोगे कि मैम कहाँ छोटी सी हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी और कहाँ इतना बड़ा एलिफेंट, इनके बीच में कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये कंपैरिजन करके एक बार देख ही लेते हैं ना कि
भाई हाउस फ्लाई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं एक मक्खी के साइज़ की बात करूं तो 6 से 7 मिलीमीटर की साइज़ होती है एक मक्खी की। अगर मैं एलिफेंट की बात करूं तो एक एलिफेंट का एवरेज जो वेट है वही कितना होता है, 4 से लेकर के 6000 यानी कि 4000 से लेकर के 6000 केजी तक का वजन होता है किसका, एक एलिफेंट का। अगर हाइट की बात करूं तो एक हाइट जो है ना, एक एलिफेंट की जो हाइट है वो 8 से लेकर के 13 फीट तक हो सकती है। तो कहाँ 6 से 7 मिलीमीटर की एक छोटी सी मक्खी और कहाँ 13 फीट का, हम एवरेज ले लेते हैं, हम 10 ले लेते हैं, एक 10 फीट का क्या, एलिफेंट। तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों का बेसिकली दोनों की बॉडी की जो साइज़ है, उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो कितना ज़्यादा अलग अलग है कि नहीं। चलो फिर इसके बाद में क्या बोला गया है यहाँ पे कि देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिटाट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। ये जो हमको वाइड वैरायटी दिखाई देती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इनका हम बोलते हैं कि फूड हैबिट्स इनके अलग होते हैं। कुछ हमारे पास हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो घास वगैरह ही खाते हैं, जैसे कि हमारी गाय भैंसे हो गई है ना, हिरन हो गया, डियर वगैरह हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हम बोलते हैं कि हर्बीवोर्स होते हैं। कुछ हमारे पास कार्निवोर्स भी होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि हाइना हो गया, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, जो कि क्या खाते हैं, हमेशा मीट ही खाते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, और इन सभी ऑर्गेनिजम्स का जो फूड हैबिट है वो अलग अलग है। ना सिर्फ फूड हैबिट बल्कि इनका हैबिटाट भी तो अलग अलग है। कुछ हमारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमको पोलर रीजन में दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे पोलर बियर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमको, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमको ट्रॉपिकल रीजन में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि हमको डेजर्ट रीजन में दिखाई देते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, उनका जो फूड हैबिट है वो भी अलग अलग होगा, उनकी जो हैबिटाट है वो भी क्या होगी, अलग अलग ही होगी। In spite of great variations in the size, shape, food habits and habitats, etc., all the living organisms have a basic similarity among them. अब मैंने आपको अभी अभी एक कंपैरिजन बताया, एक हाउस फ्लाई और एक एलिफेंट के बीच का, कि हमने हाउस फ्लाई कितने साइज़ की ली है, 6 से 7 मिलीमीटर की, और एलिफेंट का साइज़ कितना है, हाइट कितनी है, 10 फीट है। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि माना कि इनका शेप अलग अलग है, बॉडी का शेप अलग अलग है, बॉडी का साइज़ अलग अलग है, हम तो कहते हैं कि इनका जो ईटिंग हैबिट है ना, फूड हैबिट जो है वो भी कैसी है, एकदम अलग अलग है, और बिल्कुल होती भी है। लेकिन फिर भी ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है। अब आप बोलोगे कि मैम कहाँ हाउस फ्लाई और कहाँ एलिफेंट, और आप बोल रहे हो कि इनके बीच में एक चीज़ कॉमन है। हाँ बिल्कुल कॉमन है, और वो क्या, वो है सेल। ना सिर्फ हाउस फ्लाई और एलिफेंट, आपको जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, माना कि वो अलग अलग शेप के होते हैं, साइज़ के होते हैं। कई बार तो मैं आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको लाइफ स्पैन के बारे में भी एक कंसेप्ट जो है ना आएगा, कि हमारे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ स्पैन है वो 6 से 7 दिन की ही रहती है ना, जैसे कि हमारे सिल्क वर्म हो गए, कुछ फ्लाइज होती हैं जो कि 6 से 7 दिन तक ही रहती हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि 100 सालों तक आराम से जीते हैं। जो हमारे कछुए होते हैं, आपने देखा होगा कि 100 साल का कछुआ, 101 साल का कछुआ, तो लाइफ स्पैन भी अलग अलग है। इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि डिफरेंसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनकी ईटिंग हैबिट में, उनके फूड हैबिट में, उनके हैबिटाट में, उनके साइज़ में, उनके शेप में, उनका हम बोल सकते हैं कि लाइफ स्पैन में। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ग्रेट वेरिएशंस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ बेसिक सिमिलैरिटी अमंग देम। एक बेसिक सिमिलैरिटी है उन सभी में, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि भाई वो सब के सब बने होते हैं किससे, टाइनी यूनिट से, और इन टाइनी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स कहते हैं। तो एक हाउस फ्लाई किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी है, और वो जो एलिफेंट है ना 10 फीट लंबा, वो भी किसका बना है, सेल्स का ही बना है। उनमें अलग अलग, उनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ जो इन दोनों में कॉमन है वो है क्या, सेल्स की प्रेजेंस। कि जो हमारी हाउस फ्लाई है वो भी सेल्स की बनी है, और एलिफेंट भी किसका बना है, सेल्स का ही बना है। ना सिर्फ हाउस फ्लाई और एलिफेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके बने होते हैं, सेल्स के ही बने होते हैं। तो एक कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है क्या, सेल का, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होगा, सेल का ही बना होगा। भले वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में बहुत ज़्यादा अलग अलग हों, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो क्या होगा, सेल। ठीक है। Thus in biology, cells are the structural and the functional unit of life. हम बायोलॉजी में जब आप क्लास 9th में जाओगे ना, तो आपके पास शायद ये फर्स्ट चैप्टर आएगा,
क्लास 9 साइंस का कि सेल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पे आप और डिटेल में सेल के बारे में पढ़ोगे। क्लास 8 में तो पढ़ ही रहे हो, क्लास 9 में जाकर के फिर से आपको सेल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब होता है, ये जैसे जैसे हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि हम क्यों सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब थोड़ी सी हम डिस्कवरी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि हमारे इस लेक्चर का मेन टॉपिक है कि आखिर सेल की डिस्कवरी हुई कैसे। तो 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक, used a microscope to investigate the structure of a thin slice of cork। 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए थे और उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, और इनके नाम को आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे 1665 ईयर में। इन्होंने क्या किया था, पहली बात तो ये कि इनने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। आपने देखे होंगे माइक्रोस्कोप अपने स्कूल की लेबोरेटरीज में ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, है ना, वो अलग टाइप के होते हैं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। लेकिन हमारे जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे भाई, वो समय बहुत पुराना था। आज के टाइम पे हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांसमेंट हो गई है ना, तो हमारे पास मॉडर्न टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं। लेकिन ये बात है कब की, बहुत पुरानी। कितनी पुरानी, तो 1665 की। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती थी, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, अपने लिए एक बहुत ही सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहते हैं, यानी कि जो पहले चलता था, जो पुराने ज़माने में चलता था, काफ़ी सिंपल टाइप का ये होता था। ठीक है, इसी माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने क्या किया, कॉर्क की एक थिन स्लाइस को, एक पतले से स्लाइस को एनालाइज किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कॉर्क क्या चीज़ है, तो कॉर्क हम बोलते हैं कि हमारे प्लांट्स और ट्रीज को प्रोटेक्ट करने वाली एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है। भाई देखो, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि बर्ड्स के माइग्रेशन के ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास फॉर्चुनेटली ये सुविधा होती है, ये फैसिलिटी होती है कि अगर बाहर जो है ना अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चल रही हैं, या वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी जो कि हमें पसंद नहीं है, कि बहुत धूप निकली है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, वो अगर हमें चीज़ें पसंद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने घर में जा कर के रह सकते हैं, घर के अंदर ही रहेंगे, तो तेज़ धूप, तेज़ बारिश और कड़क ठंड से जो है हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे एनिमल्स की, है ना, तो एनिमल्स के पास उनका एक नेचुरल हैबिटाट तो होता है, लेकिन इस नेचुरल हैबिटाट में कई बार वो अनफेवरेबल वेदर कंडीशन से जो है ना खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी जो बर्ड्स हैं उनके पास उनका कोई घर तो होता नहीं है, मतलब घोंसला वो बनाती हैं अंडे वगैरह देने के लिए, और उनका एक नेचुरल हैबिटाट भी होता है, लेकिन फिर भी इस नेचुरल हैबिटाट में वो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को बचा नहीं पाती हैं। इसलिए वो क्या करती हैं, दूसरे रीजन में चली जाती हैं, है ना, जहाँ पे वो कंडीशंस ना हो, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस या वो वेदर कंडीशंस ना हो, और जब क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल वाली चली जाती हैं तो वो वापस अपने रीजन में लौट जाती हैं। तो ह्यूमन बींग्स के पास ये सुविधा है कि हम अपने घर में घुस जाएं। प्लांट्स, एनिमल्स और हम बोल सकते हैं कि बर्ड्स के पास ये सुविधा है कि अगर कंडीशंस कैसी हो, अनफेवरेबल हो, तो वो दूसरे रीजन में जा कर के रह सकते हैं, यानी कि माइग्रेशन शो कर सकते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे प्लांट्स और ट्रीज का क्या होता है? एनिमल्स और बर्ड्स तो चले गए दूसरे रीजन में, हम क्या कर रहे हैं, अपने घर में छुप के आकर के बैठ गए, लेकिन प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, उनके लिए भी तो कुछ कुछ वेदर कंडीशंस क्या हो सकती हैं, अनफेवरेबल हो सकती हैं। तो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस में वो अपने आप को कैसे बचा पाते हैं, कैसे ऐसी अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस में अपने आप को वो सेफ रखते हैं और ऐसी कंडीशंस में वो जीते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो इसके लिए इंतज़ाम किसने किया है, हमारी मदर नेचर ने किया हुआ है। कैसे? तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के ऊपर देखो, हमारे आसपास जो हवा होती है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, दिखते नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया जो है ना हमारी आसपास जो हवा है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारी आसपास की एयर में, आखिर हमारी बॉडी में घुस कैसे नहीं पा रहे हैं? भाई बैक्टीरिया है, घुस सकते हैं, लेकिन कैसे नहीं घुस पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के पास भी क्या होती है, एक कवरिंग होती है। कवरिंग मतलब कि ये हमारी स्किन क्या है, हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला कवर है।
अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो जब भी चोट वगैरह लग जाती है, घाव हो जाता है, तो जल्दी से उस घाव को जो है ना डिसइंफेक्ट करा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई चोट लगी है, तो चोट लगने से क्या होता है, स्किन जो होती है हमारी, उसकी जो अपर लेयर्स हैं वो आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसमें डैमेज हो जाता है। तो स्किन के ऊपर जब डैमेज होता है, इसके कारण अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाती हैं। भाई स्किन क्या कर रहा है, अंदर की जो भी चीज़ें हैं ना उनको वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर स्किन में कभी चोट वगैरह लग जाती है तो स्किन वहाँ की डैमेज हो जाती है जहाँ भी चोट लगी है, और उसके डैमेज होने के कारण जो अंदर की लेयर्स होती हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाती हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर स्किन ही नहीं है, एक बैरियर ही नहीं है, एक कवरिंग ही नहीं है, और अंदर वाली लेयर्स जो है ना वो एक्सपोज हो गई हैं, तो इस एक्सपोज्ड लेयर्स के ऊपर ये जो हमारे सराउंडिंग में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना वो आकर के बैठ जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे, सेप्टिक हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी चोट लगती है सबसे पहले तो उस चोट वाली जगह को जहाँ पे घाव हुआ है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन या ग्रोथ जो है ना हो पाए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसके बाद में उसको प्रॉपर्ली कवर कर दिया जाता है। जैसे ही घाव ठीक होने लगता है, उसके ऊपर स्किन आने लगती है, उस घाव को फिर छोड़ देते हैं खुला कि हाँ अब इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर धीरे धीरे से स्किन आने लगी है। और ये स्किन क्या होती है, ये एक बैरियर होती है कि कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हवा में मौजूद है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं घुस सकता। आई बात समझ में? तो जैसे हमारे पास क्या होती है, एक स्किन होती है ना, एक जो हमारी स्किन है वो एक बैरियर या एक कवरिंग की तरह काम करती है, वैसे ही हमारे प्लांट्स के ऊपर भी क्या होती है, एक स्किन होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है ऊपर और डर्मिस का मतलब होता है एक स्किन। भाई किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रोटेक्ट करना हो ना तो सबसे बढ़िया क्या है, आप उसको कवर कर दो तो प्रोटेक्शन अपने आप हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास जो हमारी बुक्स होती हैं उनको हमको पूरे 1 साल तक यूज़ करना पड़ता है, पूरे एक सेशन हम उसको यूज़ करते हैं। अब रेगुलरली आप बुक को यूज़ करोगे तो बुक के जो उसका जो कवर पेज होता है वो कहीं ना कहीं फट सकता है। फट सकता क्या है, फट जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उस कवर के ऊपर हम एक और कवर चढ़ा देते हैं, ब्राउन पेपर, और ब्राउन पेपर के ऊपर भी कई बार हम क्या करते हैं, एक जिलेटिन रैप कर देते हैं, ताकि पूरे साल वो जो आपकी बुक है या जो आपकी नोटबुक्स हैं वो चले, वो कहीं से भी फटे ना। तो किसी भी चीज़ को अगर प्रोटेक्ट करना हो ना तो सबसे बढ़िया क्या है, उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दो। तो सिमिलरली हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ के ऊपर मदर नेचर ने क्या किया है, एक कवरिंग दी है उनको, ठीक है, ताकि जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, सिर्फ वेदर कंडीशंस ही अनफेवरेबल नहीं होती है भाई। हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ हैं, उनको जो पैरासाइट का अटैक होता है, यानी कि बैक्टीरिया के अटैक और फंगस के का जो अटैक है, उससे भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है ना। तो अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हो गई, पैरासाइट का अटैक हो गया, है ना। इन सब चीज़ों से प्लांट और ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है उनके पास, उनके पास है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। एपिडर्मिस क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलो अब इसके बाद में क्या होता है ना कि एक छोटा सा पौधा है। अब उस छोटे से पौधे से आप बोल सकते हो कि एक बड़ा ट्री जो है ना बन जाता है। तो ये ट्री कैसे बना है, छोटे से पौधे में, छोटे से पौधे से, क्योंकि जो छोटा सा पौधा है, जो स्मॉल प्लांट है, उसमें ग्रोथ हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एक प्लांट ग्रो करता है और ग्रो करते करते वो एक ट्री में ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये जो एपिडर्मिस है ना, इस एपिडर्मिस में भी कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है, अब वो प्लांट क्या बन चुका है, एक वुडी ट्री बन चुका है। तो उस वुडी ट्री में ना ये जो एपिडर्मिस होगी ये रिप्लेस हो जाती है, और ये रिप्लेस किससे हो जाती है, तो मेरिस्टेम से हो जाती है। किससे हो जाती है, मेरिस्टेम से रिप्लेस हो जाती है। तो एक छोटे से पौधे में क्या होगा, छोटे से पौधे में हम बोलते हैं कि एपिडर्मिस होगी। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन। ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि छोटे से पौधे को अनफेवरेबल वेदर कंडीशन से बचाएगी, है ना, और पैरासाइट्स यानी कि बैक्टीरिया और फंगस वगैरह के अटैक से बचाएगी। जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा और एक वुडी ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो एक वुडी ट्री में जाकर के बेसिकली एपिडर्मिस में हम बोलते हैं, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा ना तो एपिडर्मिस में चेंजेस हो जाते हैं, और जब एक वुडी ट्री बन जाता है तो वहाँ पे एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय मेरिस्टेम। अब ये जो मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेम ही हम बोलते हैं कि कुछ लेयर्स बना देती हैं, और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इन लेयर्स को हम बोलते हैं कॉर्क।
क्या बोलते हैं, कॉर्क। तो हमारे जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने करा क्या, 1665 में इसी कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को कहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने प्रिमिटिव टाइप के माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। इतना क्लियर है। चलो एक बार आप कॉर्क देख ही लो। जैसे कि एक जो वुडी ट्री है, वुडी ट्री में आपने देखा होगा उसकी जो बार्क होती है जिसको कि हम छाल बोलते हैं, छाल के नीचे आपको एक और वुडी लेयर दिखाई दे रही होगी। ये पूरा क्या है, ये एक वुडी ट्री का ट्रंक है ना, पेड़ का क्या है, ये एक तना है। तो तने में आपने देखा होगा बार्क होती है जिसको कि हम हिंदी में छाल कहते हैं आई गेस। इस बार्क के नीचे आपको इस बार्क के नीचे आपको ये एक और वुडी लेयर दिखाई दे रही होगी, इसी को हम कहते हैं क्या, कॉर्क। तो इसकी एक पतली सी स्लाइस रॉबर्ट हुक ने निकाली और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखी। तो जब उन्होंने देखी तो उनको बड़ी हैरानी हुई। हैरानी इस बात की हुई कि उनको ये दिखाई दिया माइक्रोस्कोप के नीचे कि ये जो कॉर्क की स्लाइस है ना, इसमें बहुत सारे छोटे 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 क्या हैं, बेसिकली रूम्स हैं। जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में, अगर आपने कभी बी हाइव देखा हो, मधुमक्खी का छत्ता देखा हो, तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि हेक्सागोन शेप के कई सारे क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, बी हाइव ही है, मधुमक्खी का छत्ता ही है। और यहाँ पे देखो ये आपको क्या दिख रहे हैं, हेक्सागोन शेप के अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग आपको रूम्स दिखाई दे रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या पाया, रॉबर्ट हुक ने पाया कि भाई ये जो कॉर्क की स्लाइस है ना, इसमें बहुत सारे क्या है, छोटे 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 से कंपार्टमेंट है, ऐसे कंपार्टमेंट जो कि हमें मधुमक्खी के छत्ते में दिखाई देते हैं। He observed that cork had tiny compartments in it. Robert Hooke thought these compartments as small rooms and called them cells. उनको जो कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए थे कॉर्क की स्लाइस में, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या बोला कि ये तो ना छोटे छोटे से कमरे जैसे दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल रूम्स दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं स्मॉल कंपार्टमेंट्स और स्मॉल रूम्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल्स का नाम दिया। तो हम ये बोल सकते हैं, या रॉबर्ट हुक ने हमको ये समझाया कि जो कॉर्क है ना, कॉर्क की स्लाइस है ना, वो किससे बनी है, सेल्स से बनी है। किससे बनी है, सेल्स से बनी है। सेल्स मतलब कि स्मॉल रूम्स जिसमें कि कैदियों को, प्रिजनर्स को जो है ना लॉक किया जाता है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट हुक कंक्लूडेड दैट कॉर्क इज मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स। कॉर्क किसकी बनी हुई है, टाइनी सेल्स की बनी हुई है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, वो क्या निकल करके आया कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर लिया कि जो कॉर्क की स्लाइस है वो किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है, टाइनी सेल से बनी हुई है। समझ में आई बात। चलो हाँ, तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है कॉर्क की स्लाइस का। यही व्यू रॉबर्ट हुक को मिला था कब, जब उन्होंने कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा था। तो आपने देखा, दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, इस मधुमक्खी के छत्ते में आपको छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। सिमिलरली ये जो कॉर्क की स्लाइस है, यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स या स्मॉल रूम्स दिखाई दे रहे होंगे। ये इन्हीं रूम्स को क्या नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने सेल्स नाम दिया। तो कंक्लूजन ये निकला कि कॉर्क किसकी बनी हुई है, स्मॉल या टाइनी सेल्स की बनी हुई है। अब द डेड प्लांट सेल्स ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज फाउंड टू बी एम्प्टी। अब हुआ क्या कि उनका जो माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक का, उसके नीचे जब उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स तो हमको दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए मैंने बोल दिया कि कॉर्क स्लाइस क्या है, बनी है सेल से। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व करी। उन्होंने बोला कि ये जो सेल्स है ना, ये तो खाली हैं, इनमें तो कुछ है ही नहीं। तो रॉबर्ट हुक ने बोल दिया कि ये जो सेल्स है ना, वो कैसे हैं, डेड हैं, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं। कंपार्टमेंट्स तो दिखाई दिए, रूम्स तो दिखाई दिए, लेकिन ये कंपार्टमेंट्स और रूम कैसे थे, खाली थे, एम्प्टी थे। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई ये सेल्स कैसे हैं, ये सेल्स हैं डेड। क्यों डेड, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि द डेड प्लांट सेल्स ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक वाज फाउंड टू बी एम्प्टी। द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज प्रिमिटिव, पुराने जमाने का था। When better microscopes having greater magnifying power were made, scientists investigated pieces of living plants and found that like cork they also had a cell structure. तो यहाँ तक आपको कॉर्क स्लाइस के अंदर क्या दिखाई दिया ये समझ में आया। फिर इसके बारे में बोला जा रहा है कि जब बेटर
क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स आए, यानी कि ऐसे माइक्रोस्कोप जिनकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी थी। तो ऐसे माइक्रोस्कोप का यूज़ करके बाकी और साइंटिस्ट ने क्या किया, लिविंग प्लांट की कुछ पार्ट्स ले लिए और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा और उन्होंने पाया कि वो भी किसके बने हैं, सेल के ही बने हैं। The living plant cells were however not empty like cork cells। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कॉर्क है ये कहाँ से मिला है, ये कॉर्क हम बोलते हैं कि ट्री से मिला है। तो इसमें जो सेल होंगे वो किसके होंगे, ट्री यानी कि प्लांट सेल के ही होंगे, है कि नहीं। इस सिमिलरली जो नए नए माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, सोचा कि चलो ये वाला एक प्लांट है, इस प्लांट की किसी पार्ट को हम इस नए वाले माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उस प्लांट के पार्ट्स में भी क्या उनको दिखाई दिए, सेल्स दिखाई दिए। अब वो सेल्स किसके होंगे, प्लांट के ही तो होंगे, तो उनको नाम हमने क्या दे दिया, प्लांट सेल नाम दिया। लेकिन एक और खास बात जो समझ में आई वो ये थी कि ये जो प्लांट सेल्स थे ये खाली नहीं थे। भाई रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के सेल्स को ऑब्जर्व किया था तो वो कॉर्क के सेल्स कैसे थे, एम्प्टी थे, खाली कंपार्टमेंट्स थे, खाली रूम थे। इसीलिए उन्होंने बोल दिया था कि जो कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, वो डेड प्लांट सेल्स हैं, डेड कॉर्क सेल्स हैं। लेकिन जब हमारे बाकी के साइंटिस्ट ने किसी लिविंग प्लांट की किसी पार्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा तो उन्होंने ये पाया कि हाँ भाई प्लांट का ये वाला पार्ट भी किसका बना है, सेल्स का बना है। लेकिन ये सेल्स खाली नहीं है, इनके अंदर कुछ 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 भरा है और इसीलिए ये प्लांट सेल कैसे हैं, लिविंग है। कॉर्क सेल के अंदर कुछ नहीं था इसलिए वो डेड सेल्स थे। जो लिविंग प्लांट्स के जो बाकी जो पार्ट्स हैं उनके पास जो सेल थे उनमें जो प्लांट सेल्स थे उनके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट था, इसीलिए वो कैसे हुए, वो हुए क्या, लिविंग सेल्स, लिविंग प्लांट सेल्स। So living plant cells were however not empty like cork cells, they were found to contain a number of tiny structures called cell organelles। ठीक है, और उन लिविंग प्लांट सेल में अंदर कुछ कुछ चीज़ें थी, स्ट्रक्चर्स थे, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब एक और साइंटिस्ट आए हमारे पास, एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने क्या किया, डिजाइंड इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग सेल्स बैक्टीरिया। जो हमारे रॉबर्ट हुक आए थे उन्होंने तो एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। कॉर्क का जो सेल है वो क्या है, एक डेड सेल है। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। वो सेल कौन सा था, कॉर्क सेल था। कैसा था वो, डेड था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले एक लिविंग सेल को डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाना चाहिए, तो वो होगा कौन, हमारे एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने क्या किया, अब एक थोड़ा सा एडवांस टाइप का या इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप उन्होंने डेवलप किया और जिसके कारण उन्होंने सबसे पहली बार एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और वो लिविंग सेल किसका था, वो था बैक्टीरिया का। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले आप बोल सकते हो कि कौन थे, हमारे एंटोन वॉन लीवेनहुक। फिर 1838 की बात है कि एक जर्मन साइंटिस्ट आए थे, शील्डन। इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स जो है ना, सभी प्लांट्स वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। तो सेल्स, प्लांट के पास जो सेल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्लांट सेल्स बोलेंगे। एक साल बाद एक और जर्मन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, श्वान। उन्होंने सजेस्ट किया कि सभी एनिमल्स जो है ना वो भी सेल्स के बने होते हैं। अब जो एनिमल्स के पास सेल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एनिमल सेल्स बोलेंगे। तो इन ऑब्जर्वेशन से एक जनरल सेल थ्योरी निकल करके आ गई ऑर्गेनिजम्स की, कि द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द सेल। क्या बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है या जो फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, एक सेल ही है। ये क्या है, सेल थ्योरी है। कहाँ से बनी ये सेल थ्योरी, क्योंकि शील्डन और श्वैन ने क्या बोल दिया था कि भाई सभी प्लांट्स बने हुए हैं किसके, प्लांट सेल्स के। सभी एनिमल्स किसके बने हुए हैं, एनिमल सेल्स के। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा गया है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिविजन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास नए सेल आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये नए सेल कहाँ से आ रहे हैं, क्या आसमान से गिर रहे हैं या पानी से बाहर निकल रहे हैं या ज़मीन से बाहर निकल रहे हैं। तो इसका आंसर बड़ा ही आसान सा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना सेल, उन्हीं सेल से ऑलरेडी या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ में आई बात। फिर क्या बोला गया है यहाँ पे कि द सेल्स हैव बीन प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब अगर ये नहीं है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था,
कॉर्क की स्लाइस में से जो सेल्स हैं उसको डिस्कवर किया था। तो ऐसा नहीं है कि उनकी इस डिस्कवरी के 1-2 साल पहले से ही जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में या एनिमल्स में सेल आना शुरू हुए थे। ऐसा नहीं है, जब से लाइफ का ओरिजिन हुआ है तब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, सेल है। डिस्कवरी बाद में हुई है, लेकिन सेल्स तो हमेशा से ही थे। The cells were, however, not studied or observed for thousands of years because most of them are extremely small and cannot be seen with naked eyes. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि सेल्स जो है ना वो उनको हम पढ़ नहीं पाए, उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। कब तक? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहा। हमको पता ही नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख ही नहीं पाते। अब वो तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, इसीलिए सेल्स की डिस्कवरी हो गई। अगर और कुछ सालों तक माइक्रोस्कोप को नहीं इन्वेंट किया जाता तो कुछ और सालों तक ये पता ही नहीं चलता कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हैं। It was only when microscopes having high magnification power were made in the 7th century to magnify things greatly that cells could be seen in living organisms. ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप्स आए जिनकी मैग्निफिकेशन पावर कैसी थी, ज़्यादा थी। कब हुआ ये हुआ 17th सेंचुरी में, ताकि मतलब 17th सेंचुरी में जब ऐसे हाई मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप आए तब जाकर के हमें पता चला कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने होते हैं, इनके अंदर क्या है और क्या नहीं। समझ में आई बात? फिर क्या बोला गया? दीज डेज माइक्रोस्कोप्स कैन enable us to see the objects as small as 1 millionth of a meter. तो बेसिकली अब तो आप कितना भी, कोई भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसको आप आराम से माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो। Such high magnifying power microscopes helped the scientists to study the minute details of cells. तो इतने बढ़िया तरीके के माइक्रोस्कोप आने लगे कि देखो, पहले तो ये भी नहीं पता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है क्या, है ना, वो सेल के बने, ये पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आने लगे, तो अब तो उससे ये भी पता चल जाता है कि सेल के अंदर भी क्या है। पहले तो सेल के बारे में ही नहीं पता था, अब तो ये भी पता चल जाता है कि सेल के अंदर क्या है, कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी क्या है ये भी पता चल जाता है किससे? माइक्रोस्कोप से। तो आज के सेशन में कुल मिलाकर के हमने जो सेल की डिस्कवरी की बात करी है, आई होप सभी को वो समझ में आ गई होगी। हुआ क्या था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक अपना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, और उसी माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने कॉर्क की जो स्लाइस है उसको रख करके ऑब्जर्व किया था। ये मैं आज की सेशन में जो भी हमने बातें करी हैं उन सभी चीज़ों को मैं समराइज़ कर रही हूँ। अब सवाल ये है कि ये कॉर्क कहाँ से आता है? तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ कवरिंग्स होती हैं। वो कवरिंग्स जो कि प्लांट और ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं कि कोई भी पैरासाइट यानी कि बैक्टीरिया या फंगस आकर के अटैक ना कर दें। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कुछ अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं, है ना, तो उन वेदर कंडीशंस के कारण हमारे जो प्लांट्स हैं और जो ट्रीज़ हैं वो डैमेज ना हो जाएं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं ना, उनकी जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर हम बोलते हैं कि छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स से क्या होता है भाई, आपके पास जो भी प्लांट है, ठीक है, आपके पास जो भी प्लांट है उसकी जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी में जाती हैं और मिट्टी में जो पानी होता है उसको अब्जॉर्ब करती हैं। जितना पानी उनको अब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेते हैं, उस अब्जॉर्ब्ड पानी में से जितना उनको यूज़ करना होता है वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या करते हैं हमारे प्लांट्स, उनकी जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे उड़ा देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ गर्मी पड़ रही हो जिसके कारण ये जो ट्रांसपिरेशन का रेट है प्लांट्स में वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाए, इतना इंक्रीज़ हो जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पौधों में से या पेड़ों में से चला जाए। तो इसमें क्या होगा? वाटर लॉस हो जाएगा। तो वाटर लॉस, और हम बोलते हैं कि पैरासाइट का जो अटैक है, और हम बोलते हैं कि अनफेवरेबल जो वेदर कंडीशंस हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मदर नेचर ने क्या किया है? प्लांट्स और ट्रीज़ को उनकी एक कवरिंग चढ़ा करके दी है। उसी कवरिंग को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब कि स्किन। जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होती है एक आउटर मोस्ट कवरिंग के तरह, वैसे ही प्लांट्स और ट्रीज़ में क्या होती है? एपिडर्मिस होती है।
ठीक है। अब जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे इस एपिडर्मिस में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और जब एक प्लांट एक वुडी ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है मेरिस्टेम से, और ये मेरिस्टेम क्या करती है, लेयर बनाती है। किसकी लेयर बनाती है, तो कॉर्क की लेयर बनाती है। अब जो कि आपको समझ में आ गया है कि अब ये कॉर्क किसकी बनी है, सेल्स की बनी है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा और कॉर्क के बारे में कि हमारे पास क्या है, मेरिस्टेम है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मेरिस्टेम है। अब ये मेरिस्टेम मतलब हमारे पास जो वुडी ट्री है उसमें मेरिस्टेम है। अब इस मेरिस्टेम में क्या होगा, ये मेरिस्टेम कई सारी लेयर्स बना देगी, कई सारी इसने क्या कर दी है, लेयर्स बना दी हैं। और ये लेयर्स किसकी बनी हुई है, ये लेयर्स बनी हुई है सेल से। किसकी बनी है, सेल्स की बनी है। तो इस लेयर में ये वाले सेल्स आ गए, ठीक है, इस वाली लेयर में ये वाले सेल्स आ गए, इस वाली लेयर में ये वाले सेल्स आ गए। तो ये सभी की सभी लेयर्स को हम मिलके क्या बुलाते हैं, इन सभी की सभी लेयर्स को हम मिलके बुलाते हैं क्या, कॉर्क। मैंने आपको बताया था आज के सेशन में कि जब इसी कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को जब रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके एनालाइज किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस कॉर्क की स्लाइस में तो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही इस कॉर्क स्लाइस में भी छोटे छोटे से कंपार्टमेंट हैं, छोटे छोटे से रूम्स हैं, और इसीलिए इन कंपार्टमेंट्स और रूम को क्या नाम दिया गया, सेल नाम दिया गया। तो कॉर्क स्लाइस किसकी बनी है, सेल्स की बनी है। कॉर्क मिली कहाँ से है, तो प्लांट से मिली है। तो कॉर्क में जो सेल्स होंगे वो कौन से सेल होंगे, वो होंगे प्लांट सेल। सीक्वेंस समझ में आया कि कॉर्क सेल्स की बनी है, ये कॉर्क कहाँ से बनी है, कहाँ से आई है, प्लांट से आई है। तो कॉर्क के अंदर जो सेल्स होंगे वो किसके होंगे, वो होंगे प्लांट के सेल्स। तो ये जो प्लांट सेल्स थे कॉर्क के, ये कैसे थे, डेड थे। डेड क्यों थे, क्योंकि हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने देखा कि भाई इन सेल्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है, खाली रूम्स है। तो इन खाली रूम्स को क्या बोला गया कि भाई ये तो डेड सेल्स हैं। तो कॉर्क के सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेम ने क्या कर ली, सेल्स की कुछ लेयर्स बना दी, और इन्हीं लेयर्स को हम टुगेदर कंबाइन करके क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि इन लेयर्स में जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, डेड हैं। भाई इसी ये जो लेयर है ना, इसी लेयर को कॉर्क बोल रहे हैं, और कॉर्क को ही उसकी पतली सी स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा गया था। कॉर्क के सेल्स को बोला गया कि भैया ये तो डेड सेल्स हैं। इसका मतलब क्या कि इन लेयर्स के पास भी क्या होंगे, डेड सेल्स होंगे। आखिर सवाल यह है कि ये सेल्स मर कैसे गए, तो इनके ऊपर एक केमिकल का डिपोजिशन हो गया। उस केमिकल का नाम है क्या, सुबेरिन। क्या नाम है, सुबेरिन। तो सुबेरिन हम बोलते हैं कि एक वाटरप्रूफ केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ट्रीज को क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कॉर्क कहाँ मिलती है, एक वुडी ट्री में ही मिलती है। तो आपने देखा होगा कि जो एक पेड़ होता है वो कितना स्ट्रांग होता है। आप जाकर के उसको जो है ना हिलाने की कोशिश करो या उसको तोड़ने की कोशिश करो, आप नहीं तोड़ सकते हो। एक छोटा सा जो पौधा है वो बहुत डेलिकेट होता है, वो बहुत नाजुक होता है, आराम से आप उसके स्टेम को तोड़ सकते हो, उसको आप उसकी रूट से जो है ना हटा सकते हो। लेकिन एक बड़ा सा पेड़ जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है ये कहाँ से आ रही है, कॉर्क से ही आ रही है। तो कॉर्क क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन और इंजरी से भी ट्री को कौन बचाता है, यही कॉर्क बचाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये सब क्या चल रही है, ये सब प्रोटेक्टिव कवरिंग चल रही है। जब पौधा छोटा है तो एपिडर्मिस है, जैसे जैसे पौधा बड़ा हुआ एक वुडी ट्री बना तो उस एपिडर्मिस में चेंजेस है। एपिडर्मिस रिप्लेस हो गए मेरिस्टेम से। इस मेरिस्टेम ने क्या करा, सेल्स की कुछ लेयर्स बना दी, और इन्हीं लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन करके कॉर्क बोलते हैं। ये सेल्स कैसे होते हैं, ये सेल्स डेड होते हैं। डेड क्यों हुए, क्योंकि इनके ऊपर एक केमिकल का डिपोजिशन हो गया। केमिकल कौन सा, सुबेरिन। कौन सा वाला, सुबेरिन। ये सुबेरिन कैसा होता है भाई, वाटरप्रूफ होता है, तो वाटर लॉस नहीं होने देता है ट्रीज से। इसके अलावा जो कॉर्क है, अब उसके सेल्स तो डेड हो गए हैं। जब सेल लिविंग होते हैं तो फिर भी वो कुछ काम करेंगे, वो कुछ फंक्शन करेंगे। लेकिन अगर सेल डेड हो गए हैं तो ऐसे डेड सेल्स को रखने का मतलब क्या है, रखने का मतलब ये है कि ये जो कॉर्क के डेड सेल्स है ना, ये ट्रीज को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इन्फेक्शन और इंजरी से बचाएंगे। तो माना जिंदा नहीं है लेकिन मरने के बाद भी, डेड होने के बावजूद ये क्या करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। ट्री को मैकेनिकल इंजरी, किसी भी तरह का डैमेज और इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आई बात समझ में, चलो। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या थोड़ा सा कॉर्क के बारे में। अब फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो कॉर्क के जो सेल्स थे वो कैसे थे, डेड थे, क्योंकि इनके पास कोई अंदर कंटेंट था नहीं।
फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो माइक्रोस्कोप अच्छे आने लगे। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि एंटोन वन लीवेनहुक आए थे और उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। वो लिविंग सेल किसका था भाई, बैक्टीरिया का था, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि शील्डन और श्वैन आए थे, इनने अपना अपना एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट के हिसाब से एक सेल थ्योरी बन गई। स्टेटमेंट क्या दिया था कि शील्डन ने बोला था कि सभी प्लांट्स बने होते हैं सेल्स के, प्लांट सेल्स के। श्वैन ने बोला कि सभी एनिमल्स बने होते हैं किसके, एनिमल सेल्स के। तो इस कंसेप्ट पर सेल थ्योरी क्या बन गई कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट होती है ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो वाला स्टेटमेंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है कि नए सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, इस पॉइंट को हम अपने नेक्स्ट सेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप जो भी बातें मैंने आपको समझाई है सबको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना है। गूगल पर जाओगे और टाइप करोगे magnetbrains.com और उसको सर्च करोगे। जैसे ही सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, उसको खोल लेना। जैसे ही खोलोगे तो आपके सामने ये एक पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, और यहाँ पे आपको क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। आपको क्या देखना है, सपोज क्लास 8 की साइंस देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे जाकर के आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति घरे मिलेगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 जो कि है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे उसके कितने लेक्चर्स हैं, टोटल 14 लेक्चर्स हैं। सपोज आपको ये चैप्टर शुरुआत से देखना है तो आप इस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है, जो पहला सेशन है यानी कि इंट्रोडक्शन वाला, वो खुल जाएगा। और कुछ इस तरीके से आप नेक्स्ट सेशंस भी देख सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर्स भी देख सकते हो, जितने चैप्टर्स चाहो उतने चैप्टर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम होती है ना आपकी कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, या प्लेलिस्ट अगर मिल भी गई है तो उसमें सीक्वेंस गलत है लेक्चर्स का, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी चैप्टर्स देख सकते हो और सभी चैप्टर्स के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सभी के सभी प्रॉपर्ली एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज सेल्स। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 जर्मन साइंटिस्ट आए थे, शील्डन एंड श्वैन। शील्डन ने बोला था कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो बने होते हैं प्लांट सेल्स के। श्वैन ने बोला था कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो बने होते हैं एनिमल सेल्स के। तो शील्डन एंड श्वैन के इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर एक कंसेप्ट निकल करके आया था और वो कंसेप्ट था सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी में बोला गया था कि अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सेल को लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। यह समझने के बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल की, कि हमारा जो एक सेल है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर के बना होता है या उसके अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं। तो आई होप आज के सेशन का टारगेट सभी बच्चों को हो गया होगा क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि आखिर क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, इसको समझने के पहले हम बात करते हैं एक वॉल की, एक दीवार की। अब आप बोलोगे कि मैम सेल्स के बीच में दीवार कहाँ से आ गई, चलो देखते हैं। अब आपके सामने आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये इमेज किसकी है, एक टिपिकल वॉल की है, दीवार की है। अब अगर मैं इस वॉल से जाकर के पूछूं कि भाई आपको बनाने में किसका यूज़ किया गया है, तो ये दीवार बोलेगी कि मैम मुझे बनाने के लिए तो ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, यानी कि ईंटों का यूज़ किया गया है। ये बात तो हम सभी को पता ही है ना कि एक दीवार या एक वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है। जो ईंटें हैं उनको एक के ऊपर एक रखा जाता है ना, और उसकी हेल्प से एक बड़ी सी दीवार या एक वॉल तैयार हो जाती है।
तो जब मैंने इस वॉल से जाकर के पूछा कि भाई आप किस चीज़ के बने हो, या टू बी मोर स्पेसिफिक आपका स्ट्रक्चर किससे बना है, तो इस वॉल ने बोला कि भाई मैं तो ब्रिक्स का बना हुआ हूँ, ब्रिक्स ने ही मिल करके मुझे बनाया है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारी ईंटें हैं वो क्या है, इस वॉल की स्ट्रक्चरल यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है हिंदी में, इकाई। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या बोला कि हमारी जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं कि दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ वॉल, कि वॉल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो यूनिट यूज हुई है वो यूनिट कौन सी है, वो है हमारी ईंटें। ठीक है, तो ब्रिक्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन यूज हुआ है, ईंटें, इसीलिए ईंटें क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी इस वॉल की। ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी एक दीवार की, एक वॉल की, और उसको बनाने वाली उसकी यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक्स की। लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इस दीवार के ठीक सामने आपको एक और इमेज दिखाई दे रही होगी। ये इमेज किसकी है, एक प्लांट लीफ की है। लीफ को, एक पत्ती को हमने क्या किया है, माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा है। तो जब हम देख रहे हैं इस लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो लीफ है ना, ये बहुत सारे किसकी बनी हुई है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की बनी हुई है। और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को तो रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था, इन कंपार्टमेंट्स को बोला था सेल। यानी कि हमारी ये जो लीफ है ना, जिसको कि हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख रहे हैं, ये लीफ किसकी बनी है, बहुत सारे सेल्स की बनी है। किसकी बनी है, बहुत सारे सेल्स की बनी है। और ना सिर्फ प्लांट की लीफ, प्लांट का आप ऊपर से लेकर के नीचे तक कोई भी पार्ट निकाल करके देख लो, वो पार्ट किसका बना होगा, सेल्स का ही बना होगा। ये बात तो है किसकी, एक प्लांट की। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लो, आप खुद को देख लो, हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, हमारी बॉडी भी बनी होती है सेल्स की। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, सेल 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 सेल, और बहुत सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस तो छोड़ ही दो, दूर की बात है वो। तो जब भी आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हो, चाहे वो एक प्लांट हो, कोई एनिमल हो, या कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है, सेल्स का ही बना होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, अमीबा की, याद होगा आपको, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, तो हमने बात अमीबा की भी करी थी। ठीक है, तो अमीबा के लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसका बना हुआ है, जो कि बना हुआ है केवल एक सेल का। असली में जो अमीबा है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये जो असली अमीबा है ये किसका बना है, एक सेल का बना है। इसकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल की बनी है, समझे। और वही इसके सामने क्या है, एक बैनियन ट्री है, और ये बैनियन ट्री किसका बना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना है। तो चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, माइक्रोस्कोपिक हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किसका बना होगा, सेल्स का ही बना होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या चाहिए है, सेल्स चाहिए हैं। और इसीलिए तो सेल को हम क्या बोलते हैं, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जान डालनी है ना, अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को बोलना है कि ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लाइफ डालनी पड़ेगी। और लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे सेल्स हैं। तो अगर सेल है तो समझ लो कि वहाँ पे लाइफ है, समझे। इसीलिए बोला जाता है कि द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज, लाइफ मतलब क्या, लाइफ मतलब कि भाई जिसमें लाइफ होती है, जिसमें जीवन होता है, वही तो जिंदा होता है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, तो लाइफ मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, सेल्स चाहिए होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक सेल से ही काम चला लेते हैं, उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है। और कुछ हम जैसे होते हैं जिनकी बॉडी को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लग जाते हैं। क्लियर है इतना। चलो, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब आप क्लास 9th में जाओगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास 9th में जाकर के आप सेम चैप्टर जो है एकदम और डिटेल में जाकर के पढ़ोगे।
तो सेल के लिए बोला जाता है कि ये बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। ऑल द लिविंग सेल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सॉरी, ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Just as a house is made up of bricks, in the same way a living organism is made up of cells. जैसे कि एक घर या एक दीवार बनी होती है ब्रिक से, वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है? सेल से बना होता है। Thus cells are the building blocks of plants and animals. इसमें यहाँ पे ऑफ लगा लेना। तो हमारे सेल्स क्या होते हैं? These are the building blocks. किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के। A baby, a banyan tree and a bacterium look very different from one another, but they are all made up of tiny cells. एक छोटा सा बच्चा, एक बैनियन ट्री, एक बैक्टीरिया, ये तीनों के तीनों आपस में बहुत अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन सभी में एक चीज़ क्या कॉमन है? वो है ये कि ये सभी के सभी बने होते हैं टाइनी सेल्स से। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि आर नोज, स्किन, मसल्स एंड बोन्स आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है ना लग जाते हैं। तो ये सेल्स आखिर करते क्या हैं? तो ये सेल हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। हमारी आँखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारी स्किन, ये सब किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी हड्डियाँ, हमारा ब्लड, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्लड है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। 3 टाइप के ब्लड सेल्स को मैंने आपको बताया था, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स। ये सब क्या है? ये सब ब्लड सेल्स के टाइप हैं। तो हमारी बॉडी में आपको जो भी चीज़ दिखाई देती है वो किसकी बनी है? सेल की ही बनी है। द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल, बट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक मैन, ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमीबा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो कि हम बोलते हैं कि एक ही सेल का बना होता है। और अगर आप बात करोगे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग की बॉडी को बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लग जाते हैं। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई जीवन की क्या है? सेल ही है। विच हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और क्या करता है? वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर आपको याद हो तो हम क्या बोल रहे हैं? सेल थ्योरी में क्या बोला गया था कि द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को हम क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं लाइफ की, ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर आपको लाइफ चाहिए है इसका मतलब क्या कि आपको सेल चाहिए है कि नहीं? क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? सेल्स के ही बने होते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है? सेल से ही बना होता है। इसीलिए उन्हें, जो सेल्स हैं हमारे, उन सेल्स को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इतना क्लियर है? लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो सेल होता है ना, ये ऐ वहीं प्रेजेंट नहीं होता है हमारी बॉडी में, ये ऐ वहीं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नहीं बनाता है। ये सेल बेसिकली अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो, अगर आप बात करते हो कैसी कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि जिंदा है, उसके अंदर लाइफ है, वो लिविंग स्टेट में है, तो लिविंग स्टेट में रहने के लिए ना कुछ लाइफ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो कि परफॉर्म करनी ही पड़ती हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि खाना खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी एक दिन खाना मत खाओ, उस दिन समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है सर्वाइव करना। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एनर्जी ही नहीं है, ऐसा लगता है कि 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। सिर्फ एक दिन फास्टिंग करने से या एक दिन व्रत कर लेने से ऐसा लगता है कि 7 दिन से कुछ नहीं खाया, इतनी कस की भूख लगती है, इतनी वीकनेस आ जाती है। तो हम सबको पता है कि जीने के लिए न्यूट्रिशन क्या है? एक असेंशियल प्रोसेस है, ये एक लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा भाई आपने खाना खाया है तो इस खाने को पचाना भी तो पड़ेगा ना। तो डाइजेशन भी क्या है? एक हम बोलते हैं कि ज़रूरी प्रोसेस है, एक असेंशियल प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या रखती है? जिंदा रखती है। अब खाने को पचाया है ना, बॉडी में तरह तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इन एक्टिविटीज़ के कारण हम बोलते हैं कि कुछ वेस्ट भी जनरेट होगा, तो इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है, वरना क्या होगा? वेस्ट हमारी बॉडी में जमा होता जाएगा और बेसिकली वेस्ट क्या है? हमारे लिए एक पॉइज़न है, और धीरे धीरे ये पॉइज़न इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना मर जाएगा। तो वेस्ट जो जनरेट हुआ है बॉडी में, उसको बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो वेस्ट का जो रिमूवल है फ्रॉम द बॉडी, उसे हम कहते हैं क्या? एक्सक्रीशन।
एट द सेम टाइम रेस्पिरेशन भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। हम सब पूरे टाइम ब्रीदिंग करते ही रहते हैं, चाहे हम सोएं, चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम कुछ भी करें, पूरे टाइम हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस चलती रहती है। इस समय जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है मेरे अंदर वो चल ही रही है। तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, इनफैक्ट रिप्रोडक्शन भी कई हद तक, ये क्या है, ये सभी के सभी कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि आप बोल सकते हो कि जिंदा रहने के लिए असेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं। कि अगर आपको जिंदा रहना है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, लिविंग स्टेट में रहना है, तो ये एक्टिविटीज़, ये प्रोसेसेस परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी। अगर ये नहीं होंगी तो फिर कोई ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा नहीं रह पाएगा। अब अभी अभी मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया। ये अमीबा क्या है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि अमीबा क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस भी परफॉर्म करता होगा, उसमें डाइजेशन भी होता होगा, उसमें हम बोलते हैं कि एक्सक्रीशन भी होता होगा, उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होती होगी। इसका मतलब क्या कि जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं ये सभी के सभी कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमीबा के पास तो केवल एक ही सेल है, उसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ले दे करके उसके पास केवल एक ही सेल है, और उसके एक ही सेल को दुनिया भर के सारे प्रोसेसेस या दुनिया भर के हम बोलते हैं कि सारे एक्टिविटीज़ उसी को परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर अमीबा को जिंदा रहना है, लिविंग रहना है, तो उसके लिए उसका जो सेल होगा, इकलौता सेल, उसको ये सारी एक्टिविटीज़, सारी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी। उसके लिए ये कंपलसरी है, बिना उसके सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। कि अगर आज जो है ना अमीबा ने सोचा कि थक गए यार काम करते करते, अमीबा की सेल ने सोचा कि थक गए, बहुत थकाने वाला काम है ये, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, तो आज के लिए जो है ना हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, या हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस नहीं करेंगे, या हम एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, उसका खुद ही का नुकसान हो जाएगा, अमीबा जो है वो मर जाएगा। तो ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं, ये जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ये कौन परफॉर्म करता है, ये सेल ही परफॉर्म करता है। अमीबा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसका जो एक सेल है वही सारी एक्टिविटीज़ और सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन हमारे वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में तो हम बोल रहे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशन भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, है ना, हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, तमाम तरह के हम बोलते हैं कि फंक्शंस होते रहते हैं हमारी पूरी बॉडी में। ये फंक्शंस कौन परफॉर्म करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है ना वही परफॉर्म करते हैं। अगर किसी एक दिन, भाई हमारा जैसे कि हार्ट है ना, हार्ट किसका बना होगा, हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन किसका बना होगा, हार्ट के सेल्स का बना होगा। तो अगर एक दिन हार्ट के सेल्स ने सोचा कि यार बहुत हो गया, अब जो है ना हम थक गए हैं, एक दिन का हमको भी ब्रेक चाहिए है, तो अगर एक दिन भी हार्ट के सेल्स ने डिसाइड कर लिया कि आज हम काम नहीं करेंगे, तो उस दिन बड़ी समस्या होने वाली है। समझ में आई ये बात कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना, वही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में रखने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सारे फंक्शंस वही परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए सेल्स को हम बोलते हैं क्या, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि अगर जीवन है, लाइफ है, तो इसके लिए आपको चाहिए है क्या, सेल, क्योंकि सेल ही क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाएगा, और सेल ही क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखेगा। कैसे जिंदा रखेगा, तो अलग 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 फंक्शंस परफॉर्म करके। अमीबा के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसका जो एक सेल है वही सारे काम करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ह्यूमन बींग्स के पास इतने सारे सेल्स होते हैं। अच्छा, आप खुद ही सोचो, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हर एक सेल ये सोचे कि हम डाइजेशन भी करेंगे, अब्जॉर्प्शन भी करेंगे, रेस्पिरेशन भी करेंगे, हम सब करेंगे, तो क्या होगा, बहुत ही हौश पौश हो जाएगा कि इतने सारे सेल्स हैं और सभी सेल्स सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि बहुत सारे सेल्स हैं ना, तो इन सभी सेल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। कि सपोज अगर 100 सेल है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर हमारी बॉडी में 100 सेल्स हैं, तो 100 में से 5 सेल का एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, और उस ग्रुप को बोला जाएगा कि आज से तुम क्या करोगे, तुम करोगे रेस्पिरेशन। फिर जो रिमेनिंग सेल्स हैं उसमें से भी कुछ सेल्स का अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा, और उस ग्रुप को बोला जाएगा कि अब आप करोगे डाइजेशन की प्रोसेस। फिर इसके बाद में जो बचे हुए सेल्स होंगे उनमें से भी कुछ सेल्स को उठा करके एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और उनसे बोला जाएगा कि अब आप करोगे क्या, एक्सक्रीशन की प्रोसेस। यानी कि जो सेल्स है ना, उनमें हम डिवीजन ऑफ लेबर हमें दिखाई देता है
यानी कि हमारे जो बेसिकली जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या बोला मैंने, कौन सा वर्ड लिया यहाँ पे मैंने, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या है, देखो सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, सेल, और मल्टी मतलब बहुत सारे। तो ऐसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है कि उनकी बॉडी में सेल्स तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, और इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, एक एक बेसिकली कुछ सेल्स का एक ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप को हमने बोल दिया कि आज के बाद आप सिर्फ यही वाला काम करोगे। हम मानते हैं कि हर एक सेल हर एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ सेल्स का बना देते हैं ग्रुप, और उस ग्रुप को हम केवल एक काम असाइन कर देते हैं कि आज के बाद आप केवल यही वाला काम करोगे, क्योंकि जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी, और अगर सभी के सभी सेल्स सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हौश पौश हो जाएगी कंडीशन। इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि एक डेफिनेट काम असाइन कर देना पर्टिकुलर ग्रुप को सेल्स के, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। जैसे कि आपके स्कूल में आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, अब 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, है ना, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, कई तरह के कंपटीशन है। अब सभी बच्चों ने बोला कि मैम हम तो डांस भी कर सकते हैं, हम तो गाना भी गा सकते हैं, हम पोस्टर भी बना सकते हैं। तो टीचर हो गई कंफ्यूज, उसने बोला कि इतने सारे बच्चे और सभी बच्चे हर एक एक्टिविटी में परफॉर्म करेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो टीचर ने क्या किया, इन 100 बच्चों को उठा करके अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि 10 बच्चों का ग्रुप क्या करेगा, सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, 10 बच्चों का ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट करेगा, 10 बच्चों का ग्रुप जो है ना पोस्टर कंपटीशन में भाग लेगा, और जो रिमेनिंग 10 बच्चों का ग्रुप है वो ऑडियंस बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टीचर ने क्या करा, डिवीजन कर दिया कि अब सिस्टमैटिकली काम होगा। तो ऐसा ही सिस्टमैटिक काम कहाँ होता है, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है कि आपने काम को क्या कर दिया है, बांट दिया है। किसके बीच में बांट दिया है, तो सेल्स के बीच में बांट दिया है। तो अगर कंक्लूजन हमने क्या निकाला, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि अगर लाइफ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी जिंदा होगा, तभी उसमें जीवन होगा जब वो किसका बना होगा, सेल्स का बना होगा। तो सेल ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और सेल ही क्या करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया इतना? चलो अब इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर वेरी वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि आप उनको बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो ना देख ही नहीं सकते हो। फिर इन 1858 अ जर्मन बायोलॉजिस्ट रुडोल्फ वर्काउ presented the idea omnis cellula is cellula, which means that all the living cells arise from pre-existing cells। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि मान लिया कि सेल हमारी लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, कि लाइफ है तो मतलब क्या, सेल्स भी होना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर ये सेल्स आते कहाँ से हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास क्या है, एक छोटा सा बेबी है, ह्यूमन बेबी है ना, एक बच्चा है छोटा सा, वो बच्चा इतना सा है तो उसके इतनी सी बॉडी में इतने से सेल्स होंगे। अब जैसे 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 वो बच्चा ग्रो करेगा, है ना, तो उसकी बॉडी की ग्रोथ होगी, उसकी बॉडी की डेवलपमेंट होगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या कि उसकी बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, है कि नहीं। एक छोटा सा बच्चा, उसकी हाइट इतनी सी, तो उस बच्चे में इतने से सेल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन एक बच्चा जब इतना बड़ा हो जाएगा तो उसकी इतनी बड़ी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स भी तो इंक्रीज होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर एक बच्चे की बॉडी में 2 सेल प्रेजेंट है शुरुआत में जब वो बेबी है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो भी उसकी बॉडी में 2 सेल रहेंगे। फर्क क्या होगा, ये 2 सेल हम बोलते हैं कि लंबे लंबे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ग्रोथ हो रही है, अगर डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होगा। एक छोटे बच्चे में नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। सवाल ये है कि आखिर ये सेल्स का नंबर इंक्रीज कैसे हो रहा है। सेल से नंबर का इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि सेल बढ़ रहे हैं, है ना, उनका नंबर बढ़ रहा है, यानी कि नए नए सेल्स आ रहे हैं।
भाई सेल का नंबर इंक्रीज होना मतलब क्या कि न्यू सेल्स का एडिशन होना, नए नए सेल्स आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये नए सेल आते कहाँ से हैं? क्या ज़मीन से उगते हैं या आसमान से टपकते हैं? आखिर ये नए सेल्स आते कहाँ से हैं? तो इसके लिए हमारे एक और जर्मन बायोलॉजिस्ट आए थे 1858 में, जिनका नाम क्या था? रुडोल्फ वर्काउ। इसको आप कैपिटल आर कर लीजिएगा, ठीक है, रुडोल्फ वर्काउ। इन्होंने बोला, एक ये कंसेप्ट लेकर के आए ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसके अंडर इन्होंने बोला कि ऑल द लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी नए सेल्स आ रहे हैं ना वो कहाँ से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं, यानी कि वो वाले सेल्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वही पुराने सेल्स क्या करते हैं? नए सेल्स को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो इस GIF को ध्यान से आप देखते जाइएगा, ठीक है। अभी तो ये स्टार्ट होने वाला है शुरू से, तो अब ये होगा, रुक जाओ। अब ये एक बड़ा सा सेल है, इस सेल से 2 सेल आ गए, अब इन 2 से 4 सेल आ गए, ठीक है, इन 4 से 8 सेल आ गए, 8 से हम बोलेंगे कि 16 सेल आ गए। तो ये जो 16, 1 से लेकर के 16 नंबर तक, जो बेसिकली पहले हम बोलते हैं कि एक ही सेल था, अब हम बोल रहे हैं कि कितने सेल्स हो गए? 16 सेल्स हो गए हैं। तो 1 से लेकर के 16 सेल्स तक का ये जो आंकड़ा है ये कैसे पहुंचा है? क्योंकि ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट कर रहे थे वही अपने आप को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक सेल था, उससे 2 बन गए, अब 2 से 4 बन गए, 4 से देखो 8 बन गए। तो ये नए नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? कैसे ये जो अमाउंट है, ये कैसे ये जो नंबर है 1 से 16 हो गया है? क्योंकि जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट करता है ना वही अपने आप को डिवाइड करता है, और डिवाइड करते 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 वो जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि अगर क्या है मेरे पास, ये एक स्टिक है, ठीक है, ये एक स्टिक है, इस स्टिक को मैं क्या करूं? डिवाइड कर दूं। पहले मैंने इसको डिवाइड किया 2 टुकड़ों में, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। भाई ये पहले एक ही थी, इसको अगर मैंने बीच में से तोड़ दिया तो अब मेरे पास 2 स्टिक हो जाएंगी। अब दोनों स्टिक को मैंने फिर से बीच में से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो अब मेरे पास कितनी स्टिक्स हो जाएंगी? 4 स्टिक्स हो जाएंगी, है ना। और कुछ ऐसा सोचो कि ये जो स्टिक है ना ये ग्रो भी कर सकती है। तो जैसे कि मेरे पास ये स्टिक थी, इसको मैंने 2 पीस में डिवाइड कर दिया, तो अब मेरे पास 2 अलग अलग स्टिक आ गई हैं। ये 2 अलग अलग स्टिक जो है ना ये ग्रो कर सकती हैं, तो दोनों की दोनों जो स्टिक होंगी वो पहले ग्रो करेंगी, ग्रो करने के बाद एक फुल साइज स्टिक में चेंज हो जाएंगी। अब ये जो 2 स्टिक्स आई हैं इनको मैंने फिर से क्या करा है? बीच में से डिवाइड कर दिया है। तो इनसे क्या बन गई है? इससे बन गई है 2 और स्टिक, और इससे भी बन गई है क्या? 2 और स्टिक। तो शुरुआत में मेरे पास केवल एक ही स्टिक थी जिसको मैंने डिवाइड करते करते 4, आप बोल सकते हो कि नई स्टिक्स यहाँ पे मैंने बना ली हैं। कैसे बनाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवीजन किया है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे जो सेल्स है ना, कौन से वाले? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है ना वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और उनके डिवीजन से नए नए सेल आते जाते हैं। जैसे कि एक ही सेल है, फिर ये डिवाइड हुआ, 2 हो गए, 2 से देखो 4 हो गए, 4 से हम बोलते हैं कि 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे। तो जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं ये वाला, यही डिवाइड होकर के नए सेल बनाएगा, ये नए सेल डिवाइड होकर के और नए सेल बनाएंगे, और जो नए सेल्स बने हैं वो फर्दर आगे जाकर के डिवीजन करेंगे, और डिवीजन के बाद और नए सेल्स बना देंगे। तो ये कंसेप्ट कौन लेकर के आया था? ये लेकर के आए थे हमारे जर्मन बायोलॉजिस्ट रुडोल्फ वर्काउ, और इनका कंसेप्ट क्या था? ओमनिस सेलुला ए सेलुला, कि न्यू सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं। दिस लेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, और इससे जो सेल थ्योरी है वो और मॉडिफाई हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल थ्योरी में क्या बोला गया है कि बेसिकली सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लाइफ का। ये नए सेल्स आते कहाँ से हैं? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग जो सेल हैं वो डिवाइड होकर के नए सेल्स बनाते हैं। तो इससे क्या हुआ? सेल थ्योरी जो है वो मॉडिफाई हो गई इस कंसेप्ट से। ओमनिस सेलुला और ओमनिस सेलुला ए सेलुला से जो अपनी सेल थ्योरी है वो और मॉडिफाई हो गई। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद में क्या बोला गया है कि सिंस सेल्स आर द लिविंग यूनिट्स दे रिक्वायर एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, आपको जब कोई भी काम करना हो, है ना, सपोज पढ़ाई भी करनी है, खेलना भी है, सब कुछ करना है, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली हमारे सेल्स को भी तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए। द सेल्स ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय बर्निंग फूड लाइक ग्लूकोज इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब हम क्या करते हैं? खाना खा लेते हैं, इस खाने का डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन के बाद में जो ग्लूकोज है वो हर एक सेल तक पहुँच जाता है, ठीक है।
और हर एक सेल तक हम बोलते हैं कि साथ ही साथ क्या पहुंचती है, ऑक्सीजन भी पहुंचती है। तो होता क्या है कि सेल के लेवल पर ये जो ग्लूकोज है ना, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज का आप बोल सकते हो कि उसकी बर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है या जब उसकी बर्निंग की जाती है O2 के प्रेजेंस में, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हमारे जो सेल्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ी है तो क्यों पड़ी है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट तभी फुलफिल हो पाएगी जब हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज बनेगा, इस ग्लूकोज को जब तोड़ा जाएगा या इसका जब हम बोलते हैं कि इसको जलाया जाएगा, उससे निकलेगी एनर्जी और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं कि यूटिलाइज करा जाता है सेल्स के द्वारा और वो इससे अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। द सेल्स आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, एक होते हैं एनिमल सेल्स और एक होते हैं प्लांट सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, देखो प्लांट्स और एनिमल्स में फ़र्क होता है कि नहीं होता। प्लांट्स को कौन बनाता है, प्लांट सेल्स। एनिमल्स को कौन बनाता है, एनिमल सेल्स। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एक प्लांट और एक एनिमल की बॉडी में डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उनको बनाने वाले जो सेल्स हैं, जो प्लांट और जो एनिमल सेल्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको समझाया ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन बनाता है, सेल्स ही बनाते हैं। तो एनिमल्स को बनाया है एनिमल सेल्स ने और प्लांट्स को बनाया है हमारे प्लांट सेल्स में। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि प्लांट और एनिमल के बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको बनाने वाले जो सेल्स है ना, उनके बीच में डिफरेंस है। एनिमल सेल अलग होते हैं, प्लांट सेल अलग होते हैं। Though many things are common between animal cells and plant cells, but they differ in some ways, ठीक है। तो बेसिकली कुछ चीज़ें हम बोलते हैं कि कॉमन भी होती हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में, लेकिन बहुत सी चीज़ें अलग अलग भी होती हैं। कैसे, हम समझेंगे आगे अपने इसी चैप्टर में, हम समझेंगे जब हम प्लांट और एनिमल सेल्स को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि each cell has a number of smaller parts in it. Some of the parts are present in all the types of cells, that is plants and animal cells. But certain parts are found only in plant cells. They are not present in animal cells. जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्लांट और एनिमल सेल्स में, चलो इसको हम समझते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल से, कि हम सबको पता है कि हमारे प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। उनके पास उनकी बॉडी में खुद की एक किचन होती है और इस किचन में वो अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एनिमल्स की, तो एनिमल्स तो अपना खाना नहीं बना सकते। तो ये जो डिफरेंस आया है, मैंने आपको बताया ना कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको बनाने वाले जो सेल्स हैं वो आपस में डिफरेंट हैं। तो हमने बोला कि प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते। तो ऐसा क्यों, क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसे सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, सन से जो आने वाली जो सनलाइट है उसको वो कैप्चर करते हैं और सोलर एनर्जी की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं, यानी कि प्लांट का खाना बना लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एनिमल्स के पास वो वाले सेल्स नहीं होते हैं। अगर होते तो शायद हम भी अपना खाना खुद ही बना लेते। तो क्योंकि प्लांट के पास सर्टेन सेल्स हैं जिससे कि वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, वो वाले सेल्स हम में नहीं हैं, इसीलिए हम एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ईच सेल हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, है ना। हर एक सेल के पास कुछ कुछ स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं सेल में जो कि सभी टाइप के सेल्स में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 2 टाइप के सेल हो रहे हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल्स। तो कुछ सेल के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही होते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं सेल के जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही आपको दिखाई देंगे और एनिमल सेल में दिखाई नहीं देंगे। बट सर्टेन पार्ट्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। द इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल आर, अब सेल के इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और इसके अलावा हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे एक एक करके हम सभी सेल के पार्ट्स को जो है ना डिस्कस करते जाएंगे। द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स आर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं सेल के जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं। तो कौन से हैं वो पार्ट्स, तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। अब एक एक करके हम धीरे धीरे सेल के सभी पार्ट्स को एकदम डिटेल में जाकर के समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट और लेयर विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हर एक सेल जो होता है वो एक थिन शीट या हम बोल सकते हैं कि लेयर से कवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली सेल की जो कवरिंग है उसे, सेल की कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ लिविंग अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये मतलब लिविंग होती है ये, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पतला होता है, और ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और सेल का जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर एनक्लोज होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही एनक्लोज होता है। अगर मैं एक बहुत ही टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा बनेगा कि अपना ये क्या है, सेल है, ठीक है। सेल के अंदर यहाँ पे आपको एक फ्लूइड मैट्रिक्स दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस और ये जो साइटोप्लाज्म है ये किसके अंदर एनक्लोज्ड है, तो ये जो आपको एक कवरिंग दिखाई दे रही होगी, इस कवरिंग के अंदर एनक्लोज है, इस कवरिंग के अंदर बंधे हुए हैं, और इस कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे भाई, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही बोला गया है कि हर एक सेल, अब वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल सेल हो, वो कोई भी सेल हो, हर एक सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट और लेयर, और इस थिन शीट को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि हर एक सेल के ऊपर क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं कि एक कवरिंग का काम करती है। इट इज़ लिविंग, ये लिविंग होती है, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी थिन होता है, और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. It keeps the cell contents separated from the external environment. अच्छा, इस पॉइंट को समझने के लिए अगर मैं बोलूँ, सपोज मैंने ये मिटा दिया, अब मैं बोलूँ कि ये क्या है, एक सेल है, तो आप बोलोगे कि मैम ये कैसा सेल है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, हमें कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है जिसको आपने बताया है कि ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमको एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है जिसको कि आपने बोला है कि न्यूक्लियस है। लेकिन सेल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं सेल की, सेल का कंटेंट दिखाई दे रहा, लेकिन सेल दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो मैंने इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वही मैंने हटा दी। तो सपोज अगर बाहर हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ और चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पड़ी हुई कुछ और चीज़ें। तो अगर इस सेल के ऊपर इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, सेल के कंटेंट के साथ जाकर के मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल के अराउंड उसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एनक्लोज करने वाली क्या होनी चाहिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब जब मैंने सेल मेम्ब्रेन आपको बना दी है तब आपको दिखाई देगा कि अच्छा हाँ ये है सेल। जब मैंने सेल मेम्ब्रेन हटा दी थी तो आपको एग्जैक्टली सेल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही सेल मेम्ब्रेन बनाई तो आपको सेल दिखाई देने लगा। और ये सेल मेम्ब्रेन कर क्या रही है, ये सेल के अंदर का जो कंटेंट है ना उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मटेरियल से सेपरेट करने का काम कर रही है। इट कीप्स द सेल कंटेंट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सिलेक्टेड मटेरियल्स। अब देखो, माना कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो भी मटेरियल्स है ना, उससे वो सेपरेट करके रख रही है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो सेल को आइसोलेट नहीं कर देती है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग थलग हो जाना, कि अगर कभी कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गया है तो हम बोलते हैं कि उस पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है, यानी कि उसको बिल्कुल अलग करके रख दिया जाता है कि उसका जो इन्फेक्शन है वो बाकी किसी दूसरे को, हेल्दी पर्सन को ना फैले। ऐसे आइसोलेट कर देते हैं कि सिर्फ वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह ही जा सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, माना कि वो क्या कर रही है, सेल के अंदर के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है,
बाहरी एनवायरनमेंट से उसको बचा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल को आइसोलेट कर देगी, कि अगर सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन आ गई इसका मतलब क्या, कि अब बाहर की कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा पाएगी, ना अंदर की कोई चीज़ बाहर जा पाएगी। ऐसा नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टेड चीज़ों का जो एंट्री है या जो एग्जिट है सब्सटेंसेस की, उसको रेगुलेट करती है, यानी कि गिनी चुनी चीज़ों को वो अंदर आने देगी और गिनी चुनी चीज़ों को वो बाहर जाने देगी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सिलेक्टेड मटेरियल्स का ही एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है कौन, हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इस मॉडल को देखा जाए तो वैसे क्लास 9th में जाकर के आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन ऐसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्लास 9th में आपको थोड़ी सी हेल्प ही मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ये पूरी क्या है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ड्रैगन जैसी आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल के बाहर वाला साइड, और ये क्या है, सेल के अंदर वाला साइड। भाई ऑब्वियस सी बात है, सेल को सराउंड करती है ना सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाहर क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके अंदर क्या होगा, सेल के अंदर वाली चीज़ें। तो देखो यहाँ पे आपको जो सेल मेम्ब्रेन का जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है ना। तो सेल मेम्ब्रेन में बोला गया है कि लिपिड की 2 लेयर होती हैं। लिपिड की 2 लेयर होती है, एक लेयर है ये वाली, और लिपिड की दूसरी लेयर है कौन सी, ये नीचे वाली। कौन सी लेयर है ये, लिपिड की दूसरी लेयर है। समझ में आई बात। तो लिपिड की ये ऊपर वाली लेयर, लिपिड की ये नीचे वाली लेयर। तो लिपिड की 2 लेयर है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं क्या, लिपिड बाई लेयर। बाय मतलब कि 2। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर होती हैं, लिपिड की बाई लेयर होती हैं, और इस लिपिड बाई लेयर के ऊपर हम बोलते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि लिपिड की जो लेयर है उसमें कंप्लीटली घुसे हुए रहते हैं। कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो कि सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, ऊपर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, एम्बेडेड नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ किसने समझाई है, ये समझाई है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। ये जब आप क्लास 9th में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है ताकि क्लास 9th में जाकर के आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड की 2 लेयर से, जिसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। ये रही ऊपर वाली लेयर और ये रही नीचे वाली लेयर। और इस लिपिड बाइलेयर में कुछ कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि कंप्लीटली घुसे होते हैं लिपिड बाइलेयर में, और कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बस ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, लिपिड बाइलेयर में घुसे नहीं रहते हैं वो। क्लियर है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लास्ट आता है अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, कि आखिर इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो इट गिव्स फॉर्म टू द सेल। ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को एक फॉर्म देती है, एक शेप देती है, एक स्ट्रक्चर देती है। याद करो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपसे बोला है कि ये क्या है, आपके पास एक सेल है, सेल का ये साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या बन गया, आपका सेल बन गया। तो आप बोलोगे कि मैम हमको तो दिखाई नहीं दे रहा सेल। हाँ, सेल का कंटेंट दिखाई दे रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, सेल का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, लेकिन सेल दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सेल को एक शेप देने वाली, एक फॉर्म देने वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने वही नहीं बनाई। तो जब तक मैं बनाऊंगी नहीं तब तक आपको दिखाई कैसे देगा। अब दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया सेल, क्योंकि मैंने सेल को बनाने वाली जो बेसिकली या सेल का जो शेप है, ये जो सेल का जो फॉर्म है वो बनाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही लिखा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इट गिव्स फॉर्म टू द सेल। ये सेल को एक फॉर्म देती है, एक शेप देती है, टू बी मोर स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, बिना इसके आपको सेल दिखाई नहीं देगा। इट मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करती है, सेल को एक इंडिविजुअल नेचर देती है। जैसे मैंने बोला, चलो हटा दो, मैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको मैंने हटा दिया है अभी के लिए। अब मैंने आपसे बोला कि ये क्या है, एक और सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है। ये क्या है, एक और सेल का साइटोप्लाज्म है,
और ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है। क्या है ये, उसका न्यूक्लियस। ये भी क्या है, एक और सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, उसके अंदर का न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि बिना सेल मेम्ब्रेन के या बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल के पास जो है ना, उसका कुछ इंडिविजुअल नेचर नहीं रह गया। यहाँ पे सब कुछ मेस्ड अप हो चुका है, सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि सेल को सराउंड करने वाली, उसको एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देने वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना होने से सेल जो है ना, वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहा है, उसके पास अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, उठा करके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दूंगी। ये बना दिया क्या मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे ही मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, तो अब आपको इंडिविजुअल सेल्स नज़र आने लगे कि हाँ ये वाला एक सेल, ये दूसरा वाला सेल, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला। तो ये आपको अलग अलग सेल्स, या टू बी मोर स्पेसिफिक, ये आपको इंडिविजुअल सेल्स क्यों दिखाई देने लगे? क्योंकि सेल को सराउंड करने वाली मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दी है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो पहली बात ये कि सेल का आपको कोई शेप, कोई फॉर्म दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फॉर्म कौन देता है, शेप कौन देता है सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देती है। प्लस अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने नहीं बनाई है तो सेल अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो खो देगा, उसका कुछ अपना अस्तित्व भी नहीं, बेसिकली वो उसके पास कोई अपना पर्सनालिटी नहीं रह जाएगी। सब कुछ चीज़ें मिक्स हो जाएंगी कि क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या सेल का एनवायरनमेंट, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, It keeps the cell contents in place and prevents their mixing with the extracellular materials. एक्स्ट्रा मटेरियल का मतलब क्या होता है, वो वाला मटेरियल जो कि सेल के बाहर है। तो ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द इंजरी, और ये सेल को क्या करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल की। क्यों? क्योंकि ये सेल को इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। इट फॉर्म्स ऑर्गेनल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना, कई सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, वैक्यूल्स वगैरह हो गए। तो इन सभी के सभी ऑर्गेनल्स को बनाने के लिए कौन आती है सामने, सेल मेम्ब्रेन ही आती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गेनल्स को बनाती है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है किसकी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सेल के कुछ और पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। अब इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिले, आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे आप इसको टाइप करके सर्च करोगे, आपके सामने आ जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट को जैसे ही आप विजिट करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा पेज, जहाँ पे लिखा होगा द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपको क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या देखना है, क्लास 8 का साइंस देखना है। ठीक है, तो क्लास 8 पे जाकर के आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल जाएगा क्लास 8 साइंस वीडियो ट्यूटोरियल बाय विभूति खरे। फिर यहाँ पे आपको सभी चैप्टर वाइज वीडियोस दिखाई देंगे, है ना। क्लास 8 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा वाला है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको उसके 14 लेक्चर्स मिल जाएंगे, सभी के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सपोज आपको एक चैप्टर जो है ना शुरुआत से देखना है, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है, जो इंट्रोडक्शन सेशन है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप बाकी वीडियोस, उसके आगे के जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। सिमिलरली आप बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम आती है ना कि मैम यूट्यूब पे ना प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है आपके सब्जेक्ट की, या अगर मिल भी रही है तो वहाँ पे जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर नहीं है, वीडियोस जो है ऊपर नीचे, तो हमको कन्फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं ना वो प्रॉपरली एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना magnetbrains.com, इसी वेबसाइट को आप विजिट कर लीजिएगा। एंड टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।